स्वागत है आप सभी का इस नई दिल दहला देने वाली दास्तां में। हमारी आज की कहानी है पिताजी के असूलों की कीमत। बेटे की वो कड़वी पुकार। पिताजी ने मेरे लिए किया ही क्या है। पार्क की ठंडी हवा में सैर करते कैलाशनाथ जी के कानों में बेटे के वो कड़वे शब्द गूंज रहे थे, जैसे कोई तीर सीने में उतर रहा हो। सांसें भारी हो चली। दिमाग में बस एक सवाल उफान मार रहा, आखिर क्या कमी छोड़ दी हमने परवरिश में, प्यार की उस गहराई में, जो बेटे ने मुंह से ये जहर उगल दिया। एक ही पल में बचपन की वो मीठी यादें चूर चूर हो गई। वो यादें जो कैलाशनाथ जी को रोज़ खुशी देती, आंसू छिपाकर मुस्कुराहट बनती। अरे, मैं तो गर्व करता था खुद पर। बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, बड़ी कंपनी में मैनेजर बना, लेकिन आज आंसू पलकों पर ठहर गए। सीना सिकुड़ता रहा। याद आई वो सुबह जब माँ रसोई में टिफ़िन पैक करती और वो खुद एक एक निवाला खिलाते। मेरा लाल, खा ले, ताकत आएगी। कितना बहलाते फुसलाते। वो हंसी की लहरें आज कहाँ खो गई। कितना प्यार लुटाया हमने, लेकिन बेटे ने एक वाक्य में सब खत्म कर दिया। कैलाशनाथ जी की सिसकी दब गई। हवा में उदासी घुल गई, जैसे जीवन का सूरज ढल रहा हो। पार्क से घर तक के रास्ते में सारी बातें सोचते सोचते कैलाशनाथ जी कब घर पहुंच गए, उन्हें पता ही ना चला। घर पहुंचकर न्यूज़पेपर उठाते हुए अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे देवकी, एक कप चाय तो लेकर आओ, आज बहुत थक गया हूँ। इतने में कुकर की सीटी बजी और उनकी आवाज़ वहीं दब गई। शायद देवकी ने सुना नहीं। यही सोचकर कैलाशनाथ जी रसोई में गए तो देखा उनकी पत्नी देवकी भी अपने ही विचारों में गुम थी। अपनी पत्नी की उदासी का कारण जानते थे कैलाशनाथ जी। उनकी चुप्पी तोड़ने के इरादे से बड़े ही उल्लास भरे स्वर में बोले, अरे देवकी जी, आज चाय देने का इरादा है या नहीं? एकाएक अपने सोच विचार में मग्न देवकी जी अपने पति की आवाज़ सुनकर जैसे झटका सा खा गई और उन्हें देखते ही तुरंत बोली, अरे आप आ गए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। आज नाश्ता देरी से बना था और मोहन को जाने की जल्दी थी। आज उसकी कंपनी में चेयरमैन आ रहे हैं ना, इसलिए सुबह 7 बजे ही जाना था उसे, तो मोहन बिना टिफ़िन लिए ही घर से चला गया है। आप एक काम तो कीजिए, आप उसे उसके ऑफिस में ही टिफ़िन देकर आइए, नहीं तो भूखा ही रह जाएगा हमारा बेटा। तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर रखती हूँ। कैलाशनाथ जी ने न्यूज़पेपर वहीं रख दिया और कुछ देर में नहा धोकर तैयार हो गए। मोहन के लिए टिफ़िन उठाया और जल्दी से उसे टिफ़िन देने के लिए निकल गए। इधर देवकी जी ने राहत की सांस ली और सोचने लगी, अगर मोहन के पापा उसके लिए टिफ़िन लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने कल का वह झगड़ा सुना ही नहीं जो मेरे और मोहन के बीच में हुआ था। सुन लेते तो टिफ़िन देने जाने के लिए हरगिज़ तैयार ना होते। मैं तो बिना बात के ही चिंता कर रही थी। मोहन की तो हमेशा अपने पिताजी से एक ही शिकायत रहती है और एक ही प्रश्न उसकी ज़ुबान पर रहता है कि पिताजी ने किया ही क्या है मेरे लिए। एक शिक्षक बनके कौन सा पहाड़ तोड़ लिया उन्होंने। अपने बेटे की छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा ना कर सके। मेरा मित्र सोहन कितनी ऐशो आराम भरी ज़िंदगी जी रहा है। बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनाकर दिया है उसके पिताजी ने उसे। और मेरा दूसरा मित्र विशाल, जिसके पिताजी बिजनेसमैन हैं, उसके पिता ने उसे बड़ी कार खरीद कर दी है। पिताजी की नौकरी में तो हम 2 कमरों के किराए के मकान में ही रह पाए, उनसे तो एक घर भी ना बनवा कर दिया गया। देवकी जी अपने पति के लिए बोली गई कोई भी गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम अपने पिताजी पर इस तरह कैसे दोषारोपण कर सकते हो? तुम्हारी बहन की शादी का खर्च उन्होंने ही उठाया है। हालांकि तुमने नौकरी करनी शुरू कर दी थी, उन्होंने तुमसे एक पैसा तक नहीं लिया। अपनी मेहनत की कमाई से किया है उन्होंने सब। और मोहन, तुम्हें यह भी मालूम है कि तुम्हारे पापा घर में सबसे बड़े हैं। 3 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्च भी उन्होंने ही उठाया था। और फिर गांव की ज़मीन के विवाद का झंझट भी तो तेरे पिताजी देख रहे हैं। लेकिन माँ, इस सब से हमें क्या फ़ायदा हुआ?
उनके जिन भाई बहनों की बात आप कर रहे हैं, उन सभी ने अपने और अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े मकान खड़े कर लिए हैं। उन्होंने कभी सोचा कि उनके जिस बड़े भाई ने उनके लिए इतने कष्ट उठाए, उसने एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया अपने बच्चों के लिए? क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अपने बड़े भाई को भी एक मकान बनाकर दे दे? अपने पुत्र के मुंह से अपने पिता के लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर देवकी जी की आंखें भर आई। सोचने लगी कि क्या बताऊं, अपने द्वारा ही जन्म दिए गए बेटे को आजकल के बच्चे क्या जानेंगे अपने पिता के उसूलों और कर्तव्यों के बारे में। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि तुम्हारे पापा ने जीवन भर अपना कर्तव्य निभाया, अपने भाई बहनों से कोई आशा नहीं रखी और ना ही उन्होंने कभी तुमसे कुछ मांगा है। इस पर मोहन बोला, ठीक है, पापा ने जो किया सो किया, लेकिन कम से कम जब हजारों बच्चों की ट्यूशन लेते थे तो उनसे फीस तो ले सकते थे ना। अगर उसी समय उन्होंने अपने बच्चों के बारे में भी सोचा होता तो आज हमारा रहन सहन भी मेरे मित्रों के जैसा होता। आजकल के शिक्षकों को देखो, बड़े बड़े बंगले खड़े किए हुए हैं और शानदार गाड़ियों में घूमते हैं। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा के कुछ उसूल थे। उनके लिए ज्ञान प्रदान करने का महत्व व्यवसाय से कहीं बढ़कर था। उनके इन्हीं उसूलों के कारण वे दूर दूर तक जाने जाते थे। कितनी प्रसिद्धि होती थी तुम्हारे पिताजी की, कितने पुरस्कार मिले थे उन्हें, कितनी इज्जत की जाती थी उनकी। लेकिन यह सब बातें तुम्हारी कल्पना से बाहर हैं, तुम यह सब नहीं समझोगे। इस पर मोहन नाराज होते हुए बोला, क्या चाटना है उन पुरस्कारों को माँ? ऐसे पुरस्कारों से घर नहीं बनते। वह सामने देखिए पड़े हैं उनके पुरस्कार धूल खाते हुए। कोई नहीं पूछता ऐसे पुरस्कारों को आज के ज़माने में। और जिस इज्जत की आप बात कर रही हैं, क्या वो इज्जत हमें मकान बनाकर देगी? इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मोहन ने दरवाज़ा खोला तो सामने कैलाश नाथ जी खड़े थे। देखते ही मोहन सकपका गया और सोचने लगा कि कहीं उसके पिताजी ने उसकी बातें सुन तो नहीं ली। हालांकि कैलाश नाथ जी ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वे कुछ बोले बिना ही अंदर चले गए और माँ बेटे की बहस वहीं पर समाप्त हो गई। यह था देवकी जी और मोहन का कल का झगड़ा, जिसको लेकर देवकी जी परेशान थी। कैलाश नाथ जी ने टिफ़िन को साइकिल पर लटकाया और तपती धूप में मोहन की कंपनी में जाने के लिए निकल पड़े। 7 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुँचते पहुँचते उनका दम फूल गया था। कंपनी की गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। तुम्हारे मोहन साहब का टिफ़िन देना है, अंदर जाऊं क्या? अभी नहीं, अध्यक्ष साहब आए हुए हैं, गार्ड बोला। उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण वह मीटिंग ख़त्म करके आ सकते हैं। आप पास में ही रहिए। कैलाश नाथ जी थोड़ी दूरी पर धूप में ही खड़े रहे। आसपास कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते पूरा 1 घंटा बीत गया। खड़े खड़े पैरों में भी दर्द उठने लगा था, इसलिए कैलाश नाथ जी वहीं गर्मी से तपते हुए एक पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज़ आई। शायद मीटिंग ख़त्म हो गई होगी। अध्यक्ष साहब के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ मोहन भी बाहर आ गया। उसने अपने पिताजी को वहाँ खड़े देखा तो मन ही मन कुढ़ने लगा। सोचने लगा कि अगर टिफ़िन घर पर रह गया था तो क्या ज़रूरत थी लेकर आने की। ऊपर से कुर्ता पजामा पहन कर आए हैं, कम से कम मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल किया होता। अध्यक्ष साहब कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने ही वाले थे तो उनकी नज़र कैलाश नाथ जी की ओर गई। वे कार में बैठते बैठते रुक गए और कैलाश नाथ जी को देखने लगे। वो सामने कौन खड़ा है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने मोहन सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफ़िन लेकर आए हैं। गार्ड ने कंपकपाती आवाज़ में कहा, बुलवाइए उनको। यह देखकर मोहन सोचने लगा, हे भगवान, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। मेरे पिताजी ने तो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। मोहन के तन से पसीने की धाराएं बहने लगी। क्रोध और डर के कारण उसका दिमाग सुन्न हुआ जान पड़ने लगा। गार्ड के आवाज़ देने पर कैलाश नाथ जी पास आए। अध्यक्ष साहब आगे बढ़े और उनके समीप गए। आप वर्मा सर हैं ना? डीएवी स्कूल में शिक्षक थे। जी हाँ, लेकिन आप कैसे पहचानते हैं मुझे? हम पहले तो कभी नहीं मिले। कुछ समझने के पहले ही अध्यक्ष साहब ने कैलाश नाथ जी के चरण छुए।
सभी अधिकारी और मोहन वह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं रमेश गुप्ता, आपका वही नालायक विद्यार्थी जो आपकी शिक्षा के सहारे ही लायक बन सका। याद है आपको? आप मुझे घर पर पढ़ाने आते थे। हाँ हाँ, याद आया। बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं आप तो। अध्यक्ष हंस दिए, फिर बोले, सर, आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? गार्ड ने शर्म से सर झुका लिया। उन्हें डांटते देखकर कैलाशनाथ जी बोले, उनकी कोई गलती नहीं है सर, आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं ही बाहर रुक गया था। कृपया मुझे सर कहकर शर्मिंदा ना करें। अध्यक्ष ने हाथ जोड़कर विनती की। यह सब देखकर मोहन की हैरानी का ठिकाना ना रहा। अध्यक्ष साहब ने कैलाशनाथ जी का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको अपने आलीशान चैम्बर में ले गए। बैठिए सर। अध्यक्ष सर ने अपनी कुर्सी कैलाशनाथ जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, वो कुर्सी आपकी है। कैलाशनाथ जी ने शक पकाते हुए कहा। सर, आपके कारण वो कुर्सी मुझे मिली है, तो पहले हक आपका है। अध्यक्ष साहब ने जबरदस्ती उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। मोहन और अध्यक्ष सर का असिस्टेंट दोनों इस दृश्य को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। तुम लोगों को मालूम नहीं होगा, वर्मा सर नहीं होते तो आज यह कंपनी नहीं होती और मैं मेरे पिताजी की अनाज की दुकान संभालता रहता। स्कूल समय में मैं बहुत ही डब्बू विद्यार्थी था। जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं। उस पर अमीर बाप की औलाद पूरा दिन मौज मस्ती और मारपीट करना, शाम की क्लासेस से बंक मारकर मूवी देखना, यही मेरा शौक था। माँ को वह सहन नहीं होता था। उस समय वर्मा सर कड़े अनुशासन और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने उनसे मुझे पढ़ाने के लिए विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता दिखाई। माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुँह मांगी फीस को बोला। सर ने फीस लेने से मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए और मैं हमेशा की तरह शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी। उस धुनाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें बता दूं मोहन, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि जागृत हो गई। उसके बाद से मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी सुझाई नहीं देता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कठिन लगते थे वह अब सरल लगने लगे थे। फिर तो मुझे पढ़ाई से प्यार होने लगा। सर कभी आते नहीं थे तो मैं परेशान हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी को खूब खुशी हुई। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ वर्मा सर से ही पढ़ने लगा था और 10वीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया। माय गुडनेस! पर सर, फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी? अध्यक्ष के असिस्टेंट ने आश्चर्य से पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ मैं सर के घर पेड़े लेकर गया था और पिताजी ने सर को 1 लाख रुपए का चेक दिया। सर ने वो नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका बेटा ही बुद्धिमान है। मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया और मैं ज्ञान नहीं बेचता, मैं वो दान देता हूँ। बाद में सर के मार्गदर्शन में ही 12वीं में दोबारा से मेरिट में आया। बाद में BE करने के बाद अमेरिका जाकर MS किया और अपने शहर में यह कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया और मैं ही नहीं, सर ने असंख्य हीरे बनाए हैं। सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अध्यक्ष साहब ने अपनी आंखों में आए अश्रु रुमाल से पोंछे, परंतु यह बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा और ज्ञान दान का बाजार भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी सर ने 1 रुपया भी ना लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। न केवल पढ़ाया पर उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई। ये बात सुनकर कैलाशनाथ वर्मा की तरफ देखकर अध्यक्ष के असिस्टेंट ने कहा, वाह सर, मान गए आपको और आपके आदर्श को। अरे मेरे वर्मा सर तो असूलों के बहुत पक्के हैं। पैसों
और मान सम्मान के भूखे नहीं हैं। विद्यार्थी का भला हो, यही एकमात्र उद्देश्य था उनका। अध्यक्ष बोले, और ऐसे ही थे मेरे पिताजी भी, उसूलों के एकदम पक्के। एक समय भूखे रह लेंगे पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं, यही तत्व थे उनके। जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया। उसका फ़ायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर अध्यक्ष ने कैलाशनाथ जी से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया या उसी मकान में रहते हैं? उस पुराने मकान में ही रहते हैं सर, कैलाशनाथ जी के बदले में मोहन ने ही उत्तर दिया। उस उत्तर में पिताजी के प्रति छिपी नाराज़गी अध्यक्ष साहब की समझ में आ गई। आपने जो एहसान मुझ पर किए थे उसका बदला तो मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी आज मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। प्लीज़ ना मत करिएगा। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट्स ले रखे हैं, उनमें से एक 3 BHK का फ्लैट मैं आपके नाम कर रहा हूँ। क्या? कैलाशनाथ जी और मोहन दोनों आश्चर्यचकित रूप से बोले, नहीं, इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे। कैलाशनाथ जी आग्रहपूर्वक बोले। अध्यक्ष साहब ने कैलाशनाथ जी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। सर प्लीज़ ना मत करिए और मुझे माफ़ करें कि काम की अधिकता में मैं आपको गुरु दक्षिणा देने में पहले ही बहुत देर कर चुका हूँ। उसके बाद अध्यक्ष सर ने सभी के लिए चाय मंगाई, कैलाशनाथ जी से ढेर सारी बातें की और उनके चरण स्पर्श करके आदर सहित उन्हें विदा किया। जब कैलाशनाथ जी चले गए तो अध्यक्ष ने मोहन से पूछा, मोहन तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं सर, पक्की हो गई है, लेकिन जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी है। अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं की तो फिर हॉल भी बुक नहीं किया। अध्यक्ष ने फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधान कारक चेहरे से फ़ोन रखकर धीरे से बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे मैरिज गार्डन का काम हो गया, हेरिटेज लॉन्च। तुम्हें तो मालूम होगा सर, वह तो बहुत महंगा है। अरे तुझे कहाँ पैसे चुकाने हैं? सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर के बस एक आवाज़ देने की बात है, परंतु सर तत्वनिष्ठ हैं, वैसा करेंगे भी नहीं। इस लॉन्च का मालिक भी सर का ही एक विद्यार्थी है। मैंने उसे सिर्फ बताया, सिर्फ हॉल ही नहीं, भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्चा भी उठाने की जिम्मेदारी ले ली है उसने, वह भी सब खुशी से। तुम केवल तारीख बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोहन अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद मुझे नहीं, अपने पिताश्री को दो मोहन। यह सब उनके असूलों का ही परिणाम है। और मुझे एक वचन दो मोहन, सर के अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं होने दोगे। मुझे जब भी मालूम चला कि तुम उन्हें परेशान कर रहे हो तो ना केवल इस कंपनी से निकाल दूंगा, बल्कि पूरे शहर भर में किसी भी स्थान पर नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। अध्यक्ष साहब कठोर शब्दों में बोले, नहीं सर, मैं वचन देता हूँ, वैसा कुछ भी नहीं होगा। मोहन हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब मोहन घर आया तब कैलाशनाथ जी किताब पढ़ रहे थे। देवकी जी पास में ही बैठी हुई चावल से कंकर निकाल रही थी। मोहन ने बैग रखा और कैलाशनाथ जी के पांव पड़कर बोला, पापा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा। मुझे पता नहीं था पिताजी कि आपके असूलों का इतना महत्व है, आपका व्यक्तित्व इतना महान है। कल ही मैंने आपके बारे में माँ को कितना अनाप शनाप बोला, आप नहीं जानते। इसके लिए भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे मालूम है बेटा, मैंने दरवाजे के बाहर खड़े हुए सब सुन लिया था, फिर भी आप मुझे टिफ़िन देने आए। मोहन की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। कुछ कहने के लिए उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। कैलाशनाथ जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। आज मोहन को अचानक क्या हुआ है, देवकी जी को समझ में नहीं आ रहा था, परंतु कुछ अच्छा घटित हुआ है, इसलिए पिता पुत्र में इतना प्यार उमड़ रहा है। यह देखकर उनके नैनों से भी कुछ बूंदें गाल पर लुढ़क आई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।